बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नौमंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए टिकटों की लूट सेल लगी हुई है। दावतनामे भी जारी किए जा रहे हैं और डोनर्स पैकेजेस भी हैं। वो क्या हैं? क्या पीटीआई वाले जो हैं वहां बैठे हुए लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए, वो इमरान खान के लिए कोई दावतनामा या टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं? कामयाब हुए हैं तो कैसे कामयाब हुए हैं? नाकाम हुए हैं तो क्यों नाकाम हुए हैं? ये एक सवाल है। ये इसका जवाब जो मैं आगे जाके दूंगा। और दूसरा, अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान का जो बयानिया है 9 मई के हवाले से, उसके बिल्कुल बरक्स एक बयान दे दिया है। और वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला उनका एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब और पीटीए वाले, वो बयानिया पता नहीं अब कहाँ चला गया है, जो गंडापुर साहब ने कहा। और फिर खबरें चल रही हैं जनाब के बैरिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, अभी तक तस्लीम नहीं किया चेयरमैन उनको जो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन भारत वो मुंतखब चेयरमैन है और चेयरमैन के तौर पे खिदमात भी अंजाम दे रहे। तो उनकी खबरें ये चल रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर के साथ। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? अगर मुलाकात नहीं हुई तो कौन सा तूफान आ गया है? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, हाँ यार, एक और खबर भी चल रही है कि आसिफ गफूर साहब, जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर साहब, जो कि DGISPR हुआ करते थे किसी दौर में, वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा वाले, जिन्होंने 2018 में इमरान खान का जब इलेक्शन जीता गया था किसी तरीके के साथ मशीनें मशीनें बंद करके, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था। वो अब कहाँ है? इस हवाले से भी कुछ खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि एक दिन पहले गुज़श्ता रोज मैंने एक विलाग किया था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कि जनाब उन्होंने जो आइन का आर्टिकल 26 आईनी तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 191A के हवाले से उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के कुछ मुकदमात थे और वहाँ इनकम टैक्स से मुतल्लिक़ जो कवानीन है उनकी तशरीह का मामला था। तो ये सवाल उठाया गया कि जनाब आप जो रेगुलर बेंच है ये इस केस की समाअत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जनाब, फिर वहाँ उन्होंने कुछ मुकदमात के हवाले दिए वकील ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, हम ये देखेंगे कि हमारे इख्तियारात जो रेगुलर बेंचेस के वो सलब किए गए हैं, हमारा इख्तियार है समाअत ख़त्म किया गया, हमारे पास जो मुकदमात आते हैं तो उनको हमें ही सुनना चाहिए। तो इसलिए हम जो आइनी तरमीम है 26 आइनी तरमीम और उसका जो आर्टिकल है 191A जिसके तहत आइनी बेंच तश्कील पाया है, उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो आज 16 जनवरी के लिए तारीख मुकर्रर थी और इनका कहना यह है कि हमसे मुकदमात वापस नहीं लिए जा सकते। ज़ाहिर इस तरह के मास्क ऑब्जर्वेशन जो है उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जज साहब ये कह रहे हैं। और माजी में भी उन्होंने 26 आईनी तरमीम के हवाले से वो निकाल के विलाग में बड़ी तफसीलात इसमें बयान की थी, अर्ज किया था। तो अब हुआ ये है कि जनाब ये जो बेंच था ना जिसने समाअत की थी इस केस की, और कहा था जनाब तैयारी श्यारी करके आना कि हम जनाब ये केस आईनी बेंच को भेजें या खुद भी सुन सकते हैं, और 191A का भी हमने जायजा लेना है। तो वो जनाब वो बेंच था, हेड कर रहे थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस इरफान सादिक खान साहब। आज 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जिन जजेस ने समाअत करनी थी, जो बेंचों की तश्कील थी जिसको हम जजेस रोस्टर कहते हैं, वो जनाब हो गया है तब्दील। रेगुलर बेंचों का रोस्टर तब्दील हो गया है और जस्टिस इरफान सादिक खान साहब की जगह पे आगे हैं जनाब साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब। वो अब इस बेंच में शामिल होंगे। अगर अकील अहमद अब्बासी साहब शामिल हुए तो पता ये चला है कि जो जिन हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें हैं या दरखास्तें हैं इस बेंच के सामने, मंसूर अली शाह साहब वाला जो बेंच है इसके सामने जो लगी हुई हैं, उनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके आथर जो हैं जब वो सिंध हाई कोर्ट में होते थे अकील अहमद अब्बासी साहब, तो वो हैं अकील अहमद अब्बासी साहब के वो फैसले हैं जिनके खिलाफ ये दरखास्तें या अपीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जिनकी बुनियाद पे 191A की तशरीह करना चाहते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू करना चाहते हैं मंसूर अली शाह साहब। तो अब अकील अहमद अब्बासी साहब अगर उसमें शामिल हो गए तो कानून यही है कि जिस जज ने हाई कोर्ट में फैसला दिया हो वो उसके खिलाफ अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है जज, तो वो उस केस की समाअत नहीं कर सकता। तो इस तरह ये जो अकील अहमद अब्बासी साहब के जाने के बाद
ये जो सहारा फिर बेंच, पहले बेंच टूट गया है, जो इरफान सादत खान साहब हैं वो निकल गए हैं, यानी बेंच टूट गया, नया बेंच बना, और नया बेंच भी आज जो है ये टूट जाएगा इस बुनियाद पे कि ना मैं तो इन मुकदमात की समाअत ही नहीं कर सकता, ये तो मेरे ही फैसले हैं जिनके खिलाफ ये अपीलें हैं, तो मैं कैसे समाअत कर सकता हूँ। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो इस बात पे तो नाला है कि जनाब रेगुलर बेंचेस जो हैं, जो हमारे बेंचेस हैं, इनका इख्तियार सलब कर लिया गया है, समाअत का इख्तियार और आईनी बेंच को दे दिया गया है, इसलिए हम इसका जनाब अदालती जायजा लेंगे 191A का। तो फिर जो जिन रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को जो इख्तियार है रोस्टर जारी करने का, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर लें, फिर उसके लिए फुल कोर्ट बनाना पड़ेगी मेरा ख्याल है। फिर इंतजामी तौर पे वो जो रूल्स बनाती है वो फुल कोर्ट बैठ के बनाती है, तो उसके लिए फिर फुल कोर्ट बनाना पड़ेगी। और माजी में जो होता रहा है कि बेंच बना, काजी साहब को कितनी मरतबा बेंचों से निकाला गया यार, मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच में शामिल थे जिसमें साकिब निसार साहब, काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह साहब भी थे। जब काजी साहब ने सवाल पूछा 184 सब आर्टिकल 3 के हवाले से, जनाब क्या हमारी जुडिक्शन है भी ये इस केस की समाअत के हवाले से, तो साकिब निसार ने कहा जनाब अभी हम आते हैं दोबारा। चैम्बर में गए हैं साकिब निसार साहब और जनाब जाके एक नया बेंच बना दिया, 2 रुकनी, अपने साथ मंसूर अली शाह साहब को बिठाया और काजी साहब को निकाल दिया उस बेंच से। वैसे मंसूर अली शाह साहब ने जब साकिब निसार की रिटायरमेंट से 2-3 हफ्ते पहले नोट लिखा था इस हवाले से, उन्होंने फैसला जारी किया था कि जनाब ये गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ तो उस वक्त आप बेंच में क्यों बैठ गए थे और उनकी रिटायरमेंट का इंतजार क्यों करते रहे। मैं जी इंतजार, फैसले में लिखा हुआ, मैं इंतजार करता रहा कि जनाब साकिब निसार साहब की तरफ से जजमेंट लिखी हुई आएगी तो फिर मैं उससे इख्तिलाफ करूंगा, लेकिन बहरहाल ये हुआ। और फिर हम ख्याल जो बेंच बनते रहे हैं, वो कहते हैं ना जनाब मास्टर ऑफ रोस्टर, ये मुनीब अख्तर साहब कहा करते थे कि जनाब जो चीफ जस्टिस है वो मालिक है रोस्टर का, उसकी मर्जी है कि जनाब कौन सा बेंच बनाना है और किसको किस बेंच में शामिल करना है। तो उस वक्त तो जो रूल्स थे उस वक्त तो ख्याल नहीं है कि जब बहुत सारे जजेस जो हैं उनका जो इख्तियार समाअत है वो सलब हो चुका हुआ है, मखसूस बेंच बनते हैं। बहरहाल अब ये जो मामला है ये मुझे चलता हुआ नजर नहीं है, और मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत भी और 26वीं आईनी तरमीम के तहत भी ये जो मैटर है ना, आइन की तशरीह का जो आईनी तरमीम हुई है उसके जुडिशियल रिव्यू का, ये कम से कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर ही नहीं सकता। बहरहाल देखें क्या होता है यार, क्या नुक्ता निकालते हैं, क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं। और दूसरी, अली मीन गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा कि 9 मई वाला जब वाकया हुआ तो उसके बाद जनाब इमरान खान ने कहा जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो फौज ने खुद ही करवाया वगैरह वगैरह। और मैं फिर से कहता हूं कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई है बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूं, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। अब अली मीन गंडापुर साहब ने जनाब एक इंटरव्यू में ये फरमाया है कि जो 9 मई में हमारे लोगों से, वो हमारे ही लोग थे, हम उनको डिसऑन नहीं कर सकते, वो वेरीफाइड लोग हैं, हमारी जमात के लोग हैं, और 9 मई में उनको कानून के मुताबिक जो है वो सजाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब मावराए कानून सजाएं दी जाएं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कानून कहता है उसके मुताबिक सजा जो है उनको मिलनी चाहिए। यानी वो ऑन कर रहे हैं उन लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई या जो ट्रायल भुगत रहे हैं इस वक्त 9 मई के हवाले से। ये गंडापुर साहब ने क्या फरमाया ये भी देख लीजिए जरा। हमारे बहुत से जो लोग हैं हम उनको डिसोन नहीं करते, उन्होंने नादानी की, उन्होंने गलती की, कहीं पे घुस गए, तो एटलीस्ट आई डोंट डिसोन देम। मेरा ख्याल है अली मीन गंडापुर साहब ने जो कहा है ना, ये अभी इब्तिदा है, ये फजा बनाने की कोशिश है कि ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन उनसे नादानी हुई, और नादानी के बाद, गलती के बाद माफी होती है, माफी मांगी जाती है, और वो बार बार जो मुतालबा आ रहा है कि इमरान खान साहब ऑन करें इस 9 मई वाले साने को, लोगों को जो अंदर घुसे हैं जाके फौजी तनसीबात के अंदर, और शोहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाया, उन्होंने तोड़फोड़ की है, जनाब उसमें घुसे हैं, एयरबेस में घुसे हैं, मियाँ वाली में जाके GHQ पे हमला किया है, ISI के दफ्तर पे हमला किया है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जगहों पे, रावाली पे हमला किया है। तो वो सारी चीजें वो कबूल करें और फिर सरेआम माफी मांगे कौम से। मेरे ख्याल ये फजा बनाने की कोशिश है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली जो बात है वो तो खत्म हो गई, इन्होंने तस्लीम कर लिया
लेकिन उसके साथ जज्बात जोड़ दिए, गलती जनाब हो गई है, नादानी हो गई है, तो नादानी के जनाब फिर माफी मांगी जाती है। ये मेरा ख्याल है कि उस तरह मामला जो है ये चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी कहा है, उन्होंने जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो कहते हैं मुल्क दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है यही एक मुल्क है जो इस्लाम का किला बन सकता है, और वो फौज के की वजह से होगा। और ये जो लोग हैं ये फौज बाहर बैठ के, और वो कहते हैं बैरूनी एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे इसराइल भी है, भारत भी वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर नहीं डाला, अभी आगे जाके डाल, शेर अफजल मरवत ने डाल दिया हुआ है, गंडापुर साहब ने भी नहीं डाला। और फिर एक और खबर चलती रही है कि जनाब अलहदगी में कोई मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब की। तो इस हवाले से मैंने ये पता करने की कोशिश की है कि पिछले दिनों पेशावर में थे हमारे आर्मी चीफ, और वहाँ मीटिंग्स वगैरह भी होती रही हैं, तो उनको ब्रीफिंग भी दी जाती रही है, उन्होंने सियासतदानों से भी मुलाकातें की हैं। तो पता ये चला है, बल्कि गवर्नर केपी जो हैं कुंडी साहब, उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि जनाब उस मीटिंग में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि अलहदगी में मुलाकात हुई है या नहीं हुई। और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया, उनकी जनाब मेरी मुलाकात ही नहीं हुई आर्मी चीफ के साथ। नहीं, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है कि नहीं, ये सना ही नहीं, मैंने कह दिया मजाक में, मेरी मुलाकात नहीं होगी। मेरी इतला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, ये उस मीटिंग में मौजूद थे जहां दीगर सियासतदान भी थे और अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। और दूसरी बात जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं वो भी ठीक है, उनकी अलहदगी में आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। वैसे ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसपे खबरें जो है वो टॉक शोज हों, ये कोई ब्रेक थ्रू है। अगर मुलाकात हो भी गई है, फर्ज कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स कि जनाब उनकी मुलाकात होगी, तो क्या ये कोई ब्रेक थ्रू है? पैगाम रसानी तो गंडापुर के जरिए हो रही है। इमरान खान साहब जो अलहदगी में बाकी टीम से अलग अली अमीन गंडापुर साहब से गुफ्तगू करते हैं, राजो न्याज करते हैं, पैगाम देते हैं, स्ट्रेटजी आगे क्या करना है वो तमाम बना के देते हैं उनको, मुज़ाकरात के हवाले से, डायलॉग के हवाले से, और फौज के साथ कैसे राब्ते करने हैं, किस हद तक राब्ते करने हैं। ये तो इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर पे उन्होंने बोझ डाला हुआ है। अब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनका कद, सियासी कदकार और असर रसूख जमात के अंदर कितना है? वो तो खुद कहते हैं कि जनाब हम जो है ताबेदार हैं इमरान खान के, इमरान खान जो कहेगा वो करेंगे। उनके जरिए ना कोई पैगाम रसानी हो सकती है, ना ही अगर कोई वादा करके आते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ, उसके पूरे होने का कोई इम्कान है, क्योंकि वीटो पावर जो है वो तो इमरान खान के पास है। और इमरान खान जो है इस हवाले से रायते एनआरओ के लिए इन्हिसार कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब पे। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे अगर बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात होती तो ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता। बात राब्तों की है और बात इख्तियारात की है जो इमरान खान ने अपनी टीम को दिए हुए हैं, और सबसे ज्यादा बाइख्तियार इमरान खान ने जिनको बनाया हुआ है, जो सबसे ज्यादा इख्तियार जो दिए हुए हैं वो अली अमीन गंडापुर को है। तो अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में गौहर साहब की जो हैसियत है उसका अंदाजा मैंने, वो तो उस टीम में भी शामिल नहीं है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है बैरिस्टर साहब, लेकिन वो मकबूल आदमी है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुस्बत सोच के हामिल बाहर नजर आते हैं। लेकिन ये कोई ब्रेक थ्रू या कोई ऐसी बात नहीं थी जनाब इसमें टाक शो मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, हुई है, नहीं हुई है। सारा दिन इसी पे वो टीवी चैनल जो है वो लगे रहे। और फिर एक और खबर जो चल रही है सोशल मीडिया पे, और खासतौर पे जो पीटीआई वाले हैं वो ये कह रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए लोग उनके व्लॉगर्स वगैरह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि जनाब जो जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, साबिक DGI-SPR और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सरबराह भी रह चुके हुए हैं। तो ये मैंने ना एक 13 अक्टूबर को पिछले साल एक व्लॉग किया था, वो किसी साहब ने ना उसका क्लिप काट के वो वाला ना वो एक्स पे, ट्विटर पे चढ़ा दिया। तो उसके बाद जनाब जो बड़े बड़े साफी जो है वो तरदीद पे लग गए, नहीं जनाब ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो तो जनाब वहाँ काम कर रहे हैं। और मैं जो 13 अक्टूबर का मैंने खबर दी थी
वो खबर क्या थी वो जरा देखिए। और दूसरी जो मैं कह रहा हूँ, फौज का मूड जो है, ये आपको याद होगा कि एक बड़े मशहूर हमारे DGSPR हुआ करते थे, आसिफ गफूर साहब। 2018 में जब इलेक्शन रिजल्ट आए हैं तो उसके बाद बड़ा मशहूर हुआ था इनका एक ट्वीट, ताइज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा। तो वो भाई साहब जो हैं ये कोयटा में कोर कमांडर थे और उसके बाद जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सरबराह इनको मुकर्रर किया गया था। 27 नवंबर को इन्होंने रिटायर होना था और इनके बारे में तासर आम है, अवाम में ये तासर आम है कि ये इमरान खान के बारे में बड़ा नरम कोशा रखते हैं और फैज़ हमीद साहब के साथ और बाजवा साहब के साथ इनकी कुर्बतें, और फिर उसके बाद जो मैंने अर्ज़ किया बयानिया खियानियाँ बनाते रहे। अब इतला ये है कि 10 अक्टूबर से इन्हें घर भेज दिया गया है। ये 10 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, और बताया जा रहा है कि इन्हें कहा गया कि ठीक है जनाब, बड़ी तुसी मेहनत की है, हुण आराम करो, घर बैठो। तो और साथ ही एक और जो खबर है वो ये है कि इनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इस पर तबसरा किया जा सकता है कि जनाब फौज के अंदर जो इमरान के बारे में किसी वक्त भी नरम कोशा रखते थे, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। मैं जनाब अपनी इस खबर पे आज भी कायम हूँ, आज भी ऐसा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो उनके असासे मुजमद हुए हैं या नहीं मुजमद हुए, तो मेरी जब मुतलका लोगों के साथ, अपने ज़राए के साथ आप कह लें, जब मेरी इस हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा जनाब ना हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं, लेकिन मामला कुछ चल रहा है। अब ये नहीं पता कि उनके असासे जो मुजमद हुए हैं या नहीं मुजमद हुए, यानी ना वो तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि वो अपने घर में हैं। लेकिन वो जो मैंने अपने विलाग में बताया हुआ 13 अक्टूबर को, वही सूरत हाल है। और मेरी खबर की तस्दीक तो वैसे भी 2-4 दिन बाद हो गई थी, जब ये भी उसके सरबराह थे आसिफ गफूर साहब भी NDU के, और नए सरबराह का भी तकर्रर हो गया था। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है वहाँ पे आसिफ गफूर साहब के हवाले से। वैसे कहते ना पंजाबी, जिन्हां खादियां गाजरां ढेडों दे पीर, ते सूरत हाल कुछ इंज दी है। और आखिर में ये बात कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब जो है टिकटों की लूट सेल लगाई हुई है। ये 20 जनवरी को वो उनकी तकरीब हलफबरदारी है, उसमें कई किस्म के मेहमान हैं। एक तो वो हैं जिनको सरकारी तौर पे इनवाइट किया गया है, उन्होंने तो पैसे पूसे नहीं ले। और पहले नंबर पे आप ऐसा कर लेंगे, पहले नंबर पे जो है आलमी शख्सियात, मेरे ख्याल पहली मरतबा इन्होंने आलमी शख्सियात को दावत दी है सदर की तकरीब हलफबरदारी में। उसमें जनाब जो चाइना के सदर समेत बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पे दावतनामे भेजे गए हैं, दावत दी गई है वहाँ शरीक होने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए। और उसमें जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, पता ये चला है, वो भी जा रहे हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म असाक डार साहब के हवाले से भी खबरें हैं, वो भी तकरीब हलफबरदारी में शरीक होंगे। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कई दिनों से ये खबरें थी, और ये खबर कन्फर्म हो गई है कि वो भी जनाब जा रहे हैं अमेरिका और शिरकत करेंगे उस तकरीब में। एक तो ये हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि किन लोगों की ट्रंप के साथ मुलाकात होती है। अहमियत इस बात की है, तकरीब में शिरकत का दावतनामा या टिकट वसूल होना जो है, इससे बड़ी बात यह है कि वो किस कैटेगरी में रखा गया है। एक तो ये कैटेगरी होगी, फिर कुछ सरकारी तौर पे लोग जो है वो मदऊ किए गए हैं, वो अमेरिकी हैं, और फिर एक और कैटेगरी है जो उनके डोनर्स हैं, पैसा दें और VIP पास जो है या VIP टिकट जो है तकरीब में शिरकत का वो हासिल करें, यानी अगलियां सीटें मिल जाएंगी ना उन्होंने यार, डोनेशन दे साहब ना, वो भी कैटेगरी बनाई उन्हें, पैकेज बकायदा पैकेज है कि नहीं कि ना $50,000 तुसी डोनेशन दिंदे हो तो इस जगह ते बैठे हुए, और $1,00,000 दिंदे हो तो उस जगह ते बैठे हुए, 10,000 20,000 जिन्हें ने उस तो पीछे जाएंगे। ये वहाँ कैटेगरीज जो हैं ये बनाई गई हैं, और इसमें अब तक पता चला है कि $170 मिलियन जो हैं वो डोनेशन, रतियात या जो टिकट बेचे गए हैं उनकी मद में इकट्ठे हुए हैं। और जो VIP वाला है ना कि जनाब डोनर्स का जो VIP वाला पास है या टिकट है, वो शार्ट हो गए हैं सर जी, और वो बंद कर दिए है, उसकी सेल बंद हो गई है। अब जो सेल शुरू है ना, वो उन लोगों के जो वो दूर दूर खड़े होकर जनाब तारीख बनते देखेंगे, और उनके लिए उनकी एक वेबसाइट जो है वहां वो बाकायदा टिकट जो है वो खरीद सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और वो कितनी कीमत में मिल रहा है जनाब? वो जनाब मिल रहा है $408 में। 400 क्लिक करें
ऑनलाइन आप वो टिकट खरीदेंगे, $408 पे करेंगे, $39 मेरे ख्याल उसके ऊपर टैक्स है, $450 में आप जो है वो ट्रंप साहब की जो तकरीब हलबरदारी है उसमें शिरकत कर सकते हैं। अब ये बड़ा शोर मचा रहे थे पीटीए वाले जनाब, वो 20 तारीख को जनाब वो आएगा, टेलीफोन करेगा, पता नहीं हेलीकॉप्टर ते उड़ के आएगा जनाब, इमरान खान दे उत्थे लैंड करेगी डियाला जेल दे विच जनाब, उन्हां दी फ्लाइट या लैंड करेगा हेलीकॉप्टर ते ਉਹ जनाब इमरान खान जाणगे बैरक ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। और फिर ये कि अगर ट्रंप का दावतनामा आ गया तो फिर जनाब ये क्या करेंगे, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अमरीकी सदर जो है वो कह रहा है जनाब मेरी तकरीबी हलबरदारी में इमरान खान साहब तशरीफ लाएं, तो हमारी हुकूमत कैसे रोकेगी। इस तरह मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होना। अब वहां ये जो डोनर्स, इनके डोनर्स भी हैं जो उनकी जमात को अतियात देते रहे हैं, फंड देते रहे हैं, फंड रेजिंग करके देते रहे हैं, लॉबिंग फर्में हायर करने के लिए देते रहे हैं। तो कोई एक आध वीआईपी पास जो है वो तो हासिल किया जा सकता था ना इमरान खान के लिए, लेकिन ये नाकाम रहे। और फिर जो टिकट है 408 प्लस $39, $450 में, वो तो खरीदा जा सकता था ना। अब जो वीआईपी पास है डोनर्स के लिए या ये टिकट हैं, तो ये ऐसे ही नहीं मिल जाते टिकट, बिना पैसे दो टिकट लें। उनकी क्योंकि सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने एक साहब से, एक दोस्त से, ये एक दोस्त साहब मुझे बता रहे थे, वो एक प्रोग्राम में मैंने जराए कह दिया तो मुझसे नाराज हो गए, जनाब आप मुझे मुखबर समझते हैं। हालांकि मैंने उनका नाम नहीं लिया था, मुझे दोस्त कहा करें। जनाब मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया है कि इन्होंने ये कोशिश की कि जनाब इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से कोई किसी भी दर्जे का दावतनामा जो है ना ये वहां से जारी करवा लिया जाए और फिर उसकी बुनियाद पे प्रोपेगेंडा किया जाए। अब पता चला है कि इनकी जो ये कोशिशें थी तो वो अब कह लेंगे वो रिजेक्टेड, इस तरह का कोई मैसेज आ गया जनाब ये इमरान खान साहब तो कैदी हैं, सजा याफ्ता हैं, तो इनको वो ना टिकट जारी हो सकता है और ना वीआईपी किस्म का इनको जो भी डोनर होगा वो किसी के भी दे सकता है, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी वो जो पास है वो हासिल कर सकता है। और उसका तरीकाकार यह है कि जो वालिद है वो अपने बच्चे के लिए अगर टिकट लेता है तो ये लाजमी है, ये जरूरी है कि उसका सरपरस्त या वालिदैन में से एक उस बच्चे के साथ वहां तकरीब में शरीक हो। तो ये पास इनकी जो कोशिश थी ये नाकाम होगी। अगर ये कहते हैं नाकाम नहीं तो फिर ये इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की, इस सवाल का भी जवाब दे देना। जो मेरा दोस्त है, जो अगर मैं उनको जराए से कहूँ कि जनाब जराए ने ये बताया नाराज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं उन्होंने बड़े इन्ने हैं इनके अंदर बड़ी खबरें होती हैं उनके पास, मुशावरत में भी शरीक होते हैं। वो साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब नू उत्थों भी जवाब हो गया। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।